हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस, ओयो, एबॉट और बजाज एनर्जी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे के बारे में बेसिक जानकारी जुटाएंगे और साथ साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर भी एक नज़र डालेंगे ताकि इस कंपनी में निवेश करने से पहले हमें कुछ अंदाज़ा हो सके। तो ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओयो आईपीओस के बारे में। तो इसका डिटेल्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका बिडिंग ड्यू डेट है, इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। साथ ही इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लॉट साइज और प्राइस रेंज का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ओनली इशू साइज़ का अनाउंसमेंट हुआ है जो 8,430 रुपये का है। अगर इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये कंपनी करती क्या है, तो ये वो एक अग्रणी नए ज़माने की प्रौद्योगिकी मंत्र है जो बड़े लेकिन बेसिक अतिथि परिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाता है। यह 2012 से अकाल्पनिक आवास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका अनूठा व्यवसाय मॉडल अपने संरक्षकों को खंडित, गैर ब्रांडेड और कम उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त संपत्तियों को उच्च राजस्व सृजन क्षमता वाले ब्रांडेड डिजिटल रूप से सक्षम स्टोर फंड में बदलने में मदद करता है। ओयो अपने ग्राहकों को आकर्षक कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टोरेंट प्रदान करता है। वही अगर इस कंपनी की फाउंडेड इनकी अगर हम बात करें तो 2012 में ये कंपनी के जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रितेश अग्रवाल है। और इस कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रीम पर अगर हम नज़र डालेंगे, ये कंपनी की जो सबल पक्ष है, इस पक्ष पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो ये भारत और एसआई और होटल स्टोर फंड के मामले में सबसे बड़ा प्रसिद्ध चिन्ह है। और साथ ही रेड सीड्स के एसिस्ट लाइट बिजनेस मॉडल और कम लागत वाली संरचना कंपनी अपने प्लेटफॉर्म और सूचीबद्ध स्टोर का मालिक स्टॉक औद्योगिकी फंड पे काम करती है। दो प्रमुख संरक्षण उपयोगों को आय और आय से जोड़ता है। 30 सितंबर 2020 को समाप्त 3 महीनों के लिए संरक्षण संतुष्ट स्कोर में 30.1% से 31 मार्च 2021 को समाप्त 3 महीनों के लिए 72.3% तक की वृद्धि दर देखा गया है। अगर वही योगदान लाभ के आधार पर मापी गई इकाई अर्थशास्त्र वित्तीय वर्ष 2020 में 5.1 से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 18.4 हो गई है। और इसका रिस्क पे अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो कोविड महामारी का यात्रा उद्योग पर प्रभाव इस कंपनी के ऊपर पड़ा था। वही अगर पिछले वर्ष में परिचालन गतिविधियों में नकारात्मक नकदी प्रवाह भी इस कंपनी को झेलना पड़ा था। वही इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी को निगम के बाद से प्रत्येक वर्ष शुद्ध घाटा हुआ है। वही अंतिम अतीत में भारी मात्रा में ऋण भी इस कंपनी के ऊपर है। किसी ग्राहक के ठहरने के दौरान हमारे संरक्षकों, ग्राहकों तथा अन्य तृतीय पक्षों जैसे पड़ोसियों या आमंत्रितों की गतिविधियों पर कोई निमंत्रण या पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है इस कंपनी के अंदर। वही देखेंगे तो जटिल से जुड़ी कानूनी कार्रवाई में कोई भी प्रतिकूल परिणाम स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। और वही कंपनी फिलहाल भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग के सक्षम एक मामले में उलझी हुई है। वही इस कंपनी की अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो रेवेन्यू देखेंगे तो 2019 में 6518 करोड़ का रहा है। वही 2020 में 13,413 करोड़ का हो गया था। वही 2021 में 4,157 देखने को मिला। वही टोटल असिस्ट की अगर इस कंपनी में अगर बात करेंगे तो ये 2019 में 11,743 करोड़ देखा गया था। 2020 में 14,109 करोड़ देखा गया था। वही 2021 में 8,751 करोड़ पे देखा गया था। अगर प्रॉफिट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो ये 2019 में कर्ज में दिखी है, माइनस 2294 करोड़ देखा गया है। वही 2020 में कोरोना काल में 11,080 करोड़ का एक भारी रकम इसको झेलना पड़ा है माइनस के रूप में। और 2021 में देखेंगे तो 4,102 करोड़ का घाटा इस कंपनी को लगा है। वही इस कंपनी का अगर एक एफआईओ की उस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो ये 7,000 करोड़ का जो इसमें फ्रेश इशू पे कंपनी है। वही अगर ऑफर फॉर सेल्स के लिए अगर बात करें तो 1,430 करोड़ रखा गया है। और इस कंपनी का अगर क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये अनाउंसमेंट नहीं अभी तक नहीं आया है। और इस कंपनी की अगर मिनिमम क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये भी अभी तक अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है।
आने वाला है अनाउंसमेंट। दरअसल इसका बात करें तो अलॉटमेंट की अगर बात करें, वो भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अगर इसका रजिस्ट्रार की अगर हम बात करेंगे तो लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और वही इस कंपनी का गेट लिस्ट कहाँ होगी, अगर इस पे हम बात करेंगे तो बीएसई एनएसई पे दोनों पे लिस्ट होती हुई इस कंपनी दिख सकती है। अगर हम एबोट कंपनी की अगर बारे में बात करें तो इसका डिटेल्स इस प्रकार है कि इसका बिडिंग डेट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लॉट साइज़ और प्राइस रेंज की बात करें तो अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ओनली अगर इशू साइज़ की बात करें तो 2000 करोड़ का ये इशू साइज़ है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये कंपनी करती क्या है कंपनी, तो ये इमेजिन मार्केटिंग बोल्ट एवं डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए परिचालन के राजस्व के मामले में सबसे बड़े भारतीय डिजिटल फर्स्ट ब्रांड में से एक है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका नेतृत्व इसके प्रमुख ब्रांड बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे विभिन्न खंडों में उत्पाद है। यह वार्ड हेडफोन और ईयरफोन, वायरलेस हेडफोन और ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, होम थिएटर सिस्टम जैसे ऑडियो विजुअल्स प्रदान करती है। इससे स्मार्ट लंच गेमिंग एक्सचेंज की शामिल है, जिसमें वायर्ड और वायरलेस हैंडसेट, माउस और कीबोर्ड, मोबाइल एक्सचेंज, पर्सनल केयर अप्लायंस शामिल है। वही अगर इस कंपनी की फाउंडेड इनकी अगर बात करेंगे 2013 में शुरुआत हुई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो विवेक गंभीर है। अगर इस पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पे बात करें तो इमेजिंग मार्केट लिमिटेड इस कंपनी को हम बोल सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ पे अगर कंपनी की एक नज़र डालते हैं तो स्ट्रेंथ इसका इस प्रकार है। कोई तेज़ी से बढ़कर उत्पादक श्रेणियों में अग्रणी बाजार स्थिति के साथ सबसे बड़े भारतीय डिजिटल प्रथम ब्रांडों में से एक है। और वही अगर 16 कंपनियों का प्रमुख ब्रांड बोर्ड और उपभोक्ता ब्रांड है, जिसके बाजार में मजबूत स्थिति और स्पष्ट मूल्य प्रस्ताव इस कंपनी के लिए भी देखा जा सकता है। डिजिटल प्रमुखता प्रथम क्षमताओं का लक्ष्य विकसित को सक्षम बनाया तथा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में उपस्थित बनाए रख सकता है ये कंपनी। वही अगर रिग्रेट ब्रांड गेमिंग हैंडसेट और कंट्रोल कीबोर्ड माउस पैड बाजार की मांग को पूरा करेगा। वही अगर राकेश 255 एयरडोस 131 और स्टार्टम सहित कुछ उत्पादों को रेटिंग 4 से 5 में से अधिक है। इस कंपनी का जनवरी 2022 में कंपनी में मेड इन इंडिया वायरलेस ऑडियो उपकरणों के निर्माता के लिए डिवेट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की घोषणा की गई थी। अगर इस रिक्स की बात करेंगे, इस कंपनी में कितना रिक्स है और कंपनी का नेगेटिव क्या रहा है, तो इस कंपनी के प्रमुख ब्रांड बोट और अन्य ब्रांडों की मजबूती, सफल लागत प्रभावी और समृद्ध तरीके से बदली हुई ग्राहकों की प्राथमिकता और बाजार के विकास को सफलतापूर्वक पहचानने और उसका जवाब देने में विफलता रहा है इस कंपनी। और वह बड़े सहित उपकरणों के सहित अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उद्योगों में काम करता है। अगर अपने अपने ब्रांडों को उत्पादन के लिए अनेक तृतीय पक्ष अनुभव निर्माताओं और घटक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है ये कंपनी। खुदरा से जुड़ी जोखिम जैसे भौतिक केंद्रीकरण और विदेशी मुद्रा विनिमय से ये भी जोखिम से बड़ा हुआ है कंपनी है। कुछ ऑनलाइन बाजारों और ऑफलाइन वितरकों के साथ इसके संबंध में भी अच्छा नहीं देखा गया है। और वही बात करेंगे तो ये अपने प्रमुख ब्रांड और बोल्ट की उसने बौद्धिक संपदा को पर्याप्त रूप से संरक्षित करने में असमर्थ रहा है ये कंपनी। तो अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर हम बात करेंगे, खासकर रिवेन्यू के बारे में बात करेंगे, तो 2019 में ये 226 करोड़ रुपये कारोबार कर रहा था। वही 2020 में 610 करोड़ रुपये था। 2021 में देखेंगे तो 1320 करोड़ रुपये कंपनी कारोबार कर रहा था। वही अगर इस कंपनी को असिस्ट की अगर बात करेंगे, 2019 में 83.93 करोड़ रुपये था, 2020 में 191 करोड़ और 2021 में देखेंगे तो 678 करोड़ रुपये काम कर रहा था। वही अगर प्रॉफिट की जहाँ तक बात करेंगे, 2019 में 8.03 करोड़, 2020 में 47.79 करोड़ था और वही 2021 में देखेंगे तो 86.53 करोड़। इस कंपनी की अगर साइज़ की अगर बात करें तो इसका अभी फ्रेश इश्यू जो है 900 करोड़ का है, वही 1100 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। और इस कंपनी की अगर आईपीओस का मार्केटिंग बोर्ड्स अगर हम देखेंगे कि ये कब से इसमें प्री अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी उस डेट का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर ऐसा हम देखेंगे हमेशा से होते आया है, 2 दिन पहले हम इसमें प्री अप्लाई सब्सक्रिप्शन के लिए हम कर सकते हैं।
और इस आईपीओ में अगर देखेंगे कि ऑर्डर प्राइस पे अगर हम बात करेंगे तो यूपीआई रिक्वेस्ट पे ये आधारित है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें बिडिंग पीरियड्स हमें देखने को मिल सकता है। ओपन क्लोज पे भी डेट पे भी अगर नज़र डालेंगे तो इसका भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है। लॉट साइज मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो इसका भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है। अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो अभी तक इसका अनाउंसमेंट भी अभी तक भी नहीं आया है। और वही रजिस्टर्ड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर्ड इसका लिंक इन टाइम प्राइवेट इंडिया रहने वाला है। और ये कहाँ लिस्टिंग होगी अगर इस पर एक नज़र डालेंगे तो बीएसई एनएसई पे दोनों पे ये लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। फिर बात करते हैं बजाज एनर्जी आईपीओस के बारे में। तो इस आईपीओस के अगर बारे में अगर तो इसका अभी तक बिडिंग डेट का अनाउंसमेंट इसका भी नहीं आया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लॉस साइज और प्राइस रेंज जहाँ तक देखेंगे अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इशू साइज़ की बात देखेंगे तो ये बजाज एनर्जी का अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी वेटिंग में है। कितना होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बजाज एनर्जी को बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है। तो इसमें देखने वाला दिलचस्प बात यही होगा कि इशू साइज इसका कितना होता है। लिमिटेड और ललितपुर पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी थर्मल उत्पादन कंपनी है। कंपनी भारत में थर्मल पावर प्लांट का विकास वित्त और संचालन करती है। बीपीएल के पास उत्तर प्रदेश में 5 संस्थानों पर 450 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। बजाज एनर्जी की कुल सकल परिस्थिति क्षमता जो है वो 2430 मेगावाट है। इसमें बीपीएल के संभावित और प्रावधान वाले 5 प्लांट बीपीएल पावर प्लांट से 450 मेगावाट और एलपीजी के वास्तविक और प्रचालन वाले पावर प्लांटों में से 1980 मेगावाट शामिल है। इसमें आईपीओ का ऑफर से प्राप्त आय का उपयोग उसके एपीएल्स को पूरा करने में आधारित कंपनी की अगर बात करें तो ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें तो विजय कुमार सिंह इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। बजाज एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी का ब्रांड है। और वही अगर इस कंपनी की अगर स्ट्रीम पे अगर हम एक बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े संयुक्त विद्युत उत्पादकों में से एक है। ये कंपनी मुख्य ईंधन आपूर्तिकर्ता सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता कंपनी है। अगर उत्तर प्रदेश में राज्य की मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही परिस्थितियों पर उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। चालू बिजली संयंत्र की सफल क्षमता 2430 मेगावाट है और यह 2019 में प्रकाशित ड्राफ्ट रेड हेल्डिंग प्रोसेसर के अनुसार है। अगर इसका नेगेटिव पॉइंट पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ रहा है। तो ये कंपनी अधिकांश आय ग्राहकों को बिजली की बिक्री प्राप्त होती है और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और के अनुसार एलपीजी अगर अतीत में कुछ ऋण समझौताओं का अनुपालन किया गया है जिससे इस कंपनी से वही दीर्घकालीन समझौते करने वाले बावजूद ईंधन आपूर्ति के जोखिम का सामना करना पड़ा है। बीपीएल मुख्य रूप से कोल इंडिया सहायक कंपनियों का कोयले पर निर्भर है। ये साथ ही पर्यावरण क्षति की जोखिम भी रहा है इस कंपनी के साथ। और उचित बुनियादी ढांचों की अनुपलब्धता कोयले से आपूर्ति की प्रभावित कर सकती है। कोयले के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे और सड़क बुनियादी ढांचों पर प्रभावित निर्भरता है। वही अगर कंपनी का ओपन क्लोजिंग डेट पे अगर नज़र डालेंगे तो ये अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं आया है। और वही इशू साइज़ की अगर इसमें बात करेंगे मिनिमम साइज़ क्वांटिटी आईपीओ के बारे में, इसका भी अभी तक फाइनलाइज अभी तक नहीं आया है। वहीं अलॉटमेंट की अगर बात करेंगे तो ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है। और कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है बात करेंगे तो ये फाइनलाइज है, लेकिन इंडियन टाइम रहने वाली है जो ज़्यादातर कंपनी उसका रहता है। और इस कंपनी का जो लिस्टिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो वो बीएसई एनएसई पे दोनों पे ये लिस्टिंग होते हुए हमें दिख सकती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।